नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के भाषण जो उन्होंने कल दिया है लोकसभा में। प्रेसिडेंशियल एड्रेस को के जो रिप्लाई में उनका एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन जो भाषण आया है वो कई मायनों में काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और उसके बारे में काफी चर्चा है कल से ही। तो अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी के उस भाषण के बारे में तो उस भाषण के कई हिस्से थे जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन्युफैक्चरिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीके के कई सारे मुद्दों के बारे में बात करी। यहाँ तक कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के डेटा के ऊपर भी क्वेश्चन किया है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े हुए डेटा को पेश को कांग्रेस को दिया नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी तक की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो जो 70 लाख से ज्यादा जो वोटरों का डिफरेंस आया है वो कैसे आया है, इसके बारे में वो उनकी बात थी। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस तरीके के मुद्दे कई सारे सामने आए हैं जिनको उन्होंने रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और देखिए कि राहुल गांधी इस बारे में क्या कह रहे हैं। I want to tell the youngsters of this country, people talk about AI. But it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless. Because AI operates on top of data. Without data, AI means nothing. And if we look at data today, there is one thing which is very clear. Every single piece of data that comes out of the production system in the world, the data that was used to make this phone, the data that is used to make electric cars, the data that is used to make basically all electronics on the planet today is owned by China. And the consumption data is owned by the United States. In China, the consumption data is owned by China, but in India, companies like Google, companies like Facebook, companies like Instagram, X, they own our consumption data. So if India wants to talk about AI, it has to first answer the question, what data is going to power that AI? And the answer today is India does not have that data. Neither does India have production data, neither does India have consumption data. We have handed our consumption data to the big American companies, and the production data we don't have anyway. तो देखा आपने कि राहुल गांधी ने कई सारे मुद्दों पे बात करने के बाद एआई के बारे में बात करी उन्होंने, और बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाकर के कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और किस तरीके से ये डेटा जो है अलग अलग कंट्रीज में, खासतौर से जो कंपनीज इस डेटा को यूज कर रही हैं आज के टाइम पे, चाहे मेटा हो जाए, चाहे मेटा जिसके जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप उसके प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी कंपनीज जो हैं वो यूएस बेस्ड कंपनीज हैं जो कि हमारा डेटा इकट्ठा करती हैं। वहीं चाइना भी एआई के मामले में काफी आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि चैट जीपीटी, कोपायलट, इस तरीके के कई सारे एआई प्लेटफॉर्म्स यूएस में लॉन्च हुए। उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरा प्लेटफॉर्म डीप सीक, जिसने लगभग 1/10 खर्चे पे, जितने में यूएसए में एआई का मॉडल बना था, उससे लगभग 1/10 हिस्से में ही उन्होंने अपना डीप सीक लॉन्च कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था रिसेंट टाइम में, जिसके बारे में राहुल गांधी ने खुलकर बात करी और उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया को एआई के हब के दौर में पिछड़ना नहीं चाहिए दूसरे देशों से, और उस डेटा का अलग अलग सेक्टर्स में यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट एआई के जरिए जो डेटा, जो पॉपुलेशन का डेटा या कास्ट सेंसस का डेटा है, उसे भी कैसे एनालाइज किया जा सकता है, इस बारे में उन्होंने बात करी। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो एजुकेशन और एआई पे कितना खर्चा कर रही हैं, क्योंकि एआई जो है वो पूरा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और एआई एक्सपेंडिचर जो है कंट्रीज में कितना हो रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर एआई एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो 2023 तक अगर बात की जाए तो
50.6 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर्स जो है, तो अमेरिका ने अभी 2023 तक इस पे स्पेंड किया जा चुका था। मतलब इतना खर्चा उन्होंने किया है एआई के मॉडल्स और एआई को बैक करने के लिए, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है ऑलरेडी। जिसमें एनवीडिया एक कंपनी है जो कि जिसने काफी ज्यादा इस पे एक इन्वेस्टमेंट डाला है, और उन्होंने काफी सपोर्ट किया था चैट जीपीटी को भी। वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो 11.2 बिलियन डॉलर जो है तो उन्होंने खर्चा किया है, और उनका जो ग्लोबल शेयर एक्सपेंडिचर का वो लगभग 35% ऑफ द ग्लोबल शेयर, और यूएस का है 55%। अगर इन दोनों को ही मिला लिया जाए तो ये लगभग 90% के आसपास जो एक्सपेंडिचर होता है, इन दोनों का मिला के होता है। वहीं अगर इंडिया की इन एआई इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो वो मियरली $1.7 बिलियन यूएस डॉलर्स आती है, जो कि काफी कम है अमेरिका और चाइना के कंपैरिजन में। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 2027 तक भारत का जो एक्सपेंडिचर है एआई के सेक्टर में वो $5 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच सकता है 2027 में, जो अपने आप में आज जितना चाइना और यूएसए कंपेयर कर रहे हैं उससे बहुत ही ज्यादा कम है। लगभग 5 या 10% देखा जाए, और 10% यूएस के कंपैरिजन में, और चाइना से लगभग आधा, वो भी 2027 में हमारा पहुंचेगा। तो किस तरीके से हम एआई की दौड़ में पीछे होते जा रहे हैं, इस तरीके की भी बात हम देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कि दोनों अगर हम यूएस का और इंडिया का एजुकेशन बजट देखते हैं, तो एजुकेशन बजट जो है इंडिया का वो 3, 3.5, 4, 4, 4.5, 2.7 और 0.36% तक भी पहुंच चुका है। इस तरीके के एजुकेशन में हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैटर है कि हम एजुकेशन में क्या उस तरीके का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कि हम एआई या भी जितने भी डेटा साइंस से जुड़े हुए मॉडल्स हैं उनमें इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, और क्या हम एजुकेशन में सिग्निफिकेंट पैसा खर्च कर रहे हैं, जो कि हमारे आगे जाकर के एजुकेशन देश का भविष्य होता है, एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन हमारी जीडीपी का जो रेशियो है वो कभी भी 4.64 अगर देखा जाए 2020-21 में सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। तो ये एक पिछले कुछ सालों की बात कर रहा हूं मैं, पिछले 8 सालों में। और इसके बाद अगर बात की जाए यूएस का, यहाँ पे अगर देखते हैं तो यूएस जो है तो 5%, 5%, 6%, 6.4%, 5.4%, 5%, 5.5%। एक तो पहली बात आप जानते हैं कि यूएस की जो इकोनॉमी का साइज है वो कितना बड़ा है, उसके कंपैरिजन में 5% अगर वो एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं तो कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर है। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से देखा जाए तो भारत का जो का जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 6% ऑफ द जीडीपी, जो कि उससे हम काफी पीछे रह जाते हैं हर साल। तो अभी इस साल देखना पड़ेगा कि जो जीडीपी टू एजुकेशन का जो रेशियो आता है वो क्या आता है, वो अभी आया नहीं है। लेकिन हमारी उम्मीद यही है कि भारत जो वो 6% के आसपास वो पहुंच सके, जिससे कि एजुकेशन सेक्टर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो सके। तो ये हो गई एजुकेशन जो एआई से जुड़ी हुई। इसके बाद भी राहुल गांधी ने मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के काफी सारी चीजें कही। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी उन्होंने काफी सारे मुद्दे उठाए कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से इम्पैक्टेड है, और क्या मैन्युफैक्चरिंग के इम्पैक्ट हो सकते हैं आने वाले, कैसे मैन्युफैक्चरिंग में चाइना आगे निकलता जा रहा है और इंडिया अगेन काफी पीछे रहता जा रहा है चाइना के कंपैरिजन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी। तो आइए देखते हैं उन्होंने ये क्या कहा। What and how are we going to solve this problem of employment? Any country basically organizes two things. You can organize consumption and then you can organize production. Modern way of saying organizing consumption is services. Modern way of saying organizing production is manufacturing. But there is more to production than simply manufacturing. For example, agriculture also is about production. Now, pretty much every government since 1990 has done a decent job on consumption, on organizing consumption. Which are the companies that organize consumption? Uber organizes consumption. Reliance organizes consumption. Adani organizes consumption. But we have, as a country, failed in organizing production. We have excellent companies that try to organize production. They are the Mahindras of this world. They are the Bajajs of this world.
part of Tata's organizes production, but the record of the country on organizing production is dismal. And essentially what we have done is we have handed over the organization of production to the Chinese. So this mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. Because some Chinese youngster is earning a salary to make or to produce that product. So the first message I would give in a presidential address would be that India has to focus completely on production. Because if we do not focus on production and we continue to focus only on consumption, we will find that we will run huge deficits, we will increase inequality, and eventually we will run into a serious problem. Social problem because of unemployment, which we are already facing. If you look at the numbers of the amount of people who are in jail, if you look at the numbers that are spent on internal security, if you look at the numbers spent on our police forces, they all spiral. They're all rising. And everybody understands that social tension is on the rise in India. मैन्युफैक्चरिंग का देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में तो ऑलरेडी इंडिया काफी पीछे था, लेकिन अगर पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो 2010 में जो डिक्लाइन फ्रॉम 2010 में जो डिक्लाइन चालू हुआ था, हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था मैन्युफैक्चरिंग का, जब डिक्लाइन चालू हुआ था तब 17% पे था। और 2023 की जो 23-24 की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये 13%, और अभी के करंट जो राहुल गांधी ने जो फिगर दिया है उसके हिसाब से 13% से भी नीचे जा चुका है मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर और भी जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वो ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट होना चाहिए कि 20 से 25% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग पहुंच सके, तभी जो है तो एग्जैक्टली भारत की ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया कि कैसे मोबाइल फोन जो है तो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो बाहर से आते हैं और उसको इंडिया में असेंबल करके और उसे मेड इन इंडिया कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि उन्होंने कल पार्लियामेंट में उठाई। इसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कि काफी दिनों से लोकसभा चुनाव के बाद, महाराष्ट्र चुनाव के बाद, हरियाणा चुनाव के बाद बना हुआ था, वो था इलेक्शन कमीशन के ऊपर। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के डेटा के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information.
तो आप जैसे देख सकते हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 70 लाख से ज्यादा का जो डिफरेंस है लोकसभा से विधानसभा के बीच में इलेक्टोरल से इलेक्शन के जो वोट पड़े उनमें आया है। तो और उन्होंने शिरडी के भी का भी एक एग्जांपल दिया जहां एक ही बिल्डिंग में 7,000 जो है नए इलेक्टोरल जनरेट हो गए, ऐसा उन्होंने पार्लियामेंट में कल कहा। अब अगर बात करते हैं हमारा जो डेटा था जो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, तो महाराष्ट्र का जो इलेक्टोरल डेटा है 2024 का, उसके अगर देखा जाए तो जनरल इलेक्शन तक 9,23,56,251 इलेक्टोरेट्स थे। लेकिन अगर वही असेंबली इलेक्शन में देखा जाए तो 2024 में ये हो जाता है 9,70,25,119, मतलब लगभग 46-47 लाख के आसपास का इंक्रीमेंट दिखाई देता है इसमें। यहाँ पर जब कांग्रेस ने बात करी थी और अपना बात करी थी इलेक्शन कमीशन से, तब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो नंबर आप बता रहे हैं वो नहीं है, 39 लाख के आसपास का नंबर है। अगर ये 39 लाख के आसपास का भी नंबर है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव से लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव तक भी इतने ज्यादा नंबर्स नहीं बढ़े थे महाराष्ट्र में। तो ये सारी चीजें हैं जो कि उठाई गई थी। इसके बाद अगर देखें महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र का जो वोटिंग डेटा है उसके हिसाब से लगभग 71,18,487 वोटों का जो डिफरेंस है वो खूब बढ़ जाता है। तो अगर देखा जाए तो जनरल इलेक्शंस में 62.24% का टर्न आउट था, असेंबली इलेक्शन में ये हो जाता है 66.05%, मतलब 70 लाख से ज्यादा वोट एक्स्ट्रा पड़े कंपैरिजन टू जनरल इलेक्शन इन असेंबली इलेक्शन, दोनों में कंपेयर किया जाए तो। अब इसके बाद बात करते हैं कि महाराष्ट्र में असेंबली का जो वोट डेटा था वो किस तरीके से 5 बजे के बाद भी बढ़ता रहा, इसके भी कई सारे मुद्दे उठाए उन्होंने। और उसके बाद अगर देखा जाए तो एडीआर की जो रिपोर्ट है वो जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं देश में जहां पर नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड और नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड, इसमें डिफरेंस पाया गया है। तो अंडर अंडर काउंटेड वोट है 362 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और ओवर काउंटेड वोट है 176 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो इस तरीके के कई सारी क्वेश्चंस हैं जो कि इलेक्शन कमीशन पे उठाए गए हैं। अभी हरियाणा में 3 सीटों को लेकर के भी चल रहा है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप एक काम करिए कि हम जो पुराना डेटा है ईवीएम मशीन में वो हटा देंगे और आप आइए अपने 200 लोगों को और यहाँ पर जो है तो मशीन टेस्ट कर लीजिए, इस तरीके की बात कही गई है। तो अभी भी वो मुद्दा जो है तो कोर्ट में चल रहा है, कोई केस चल रहा है, पता नहीं कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। हमने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि एक कांग्रेस के विधायक थे उत्तर प्रदेश के, जहां पे उनका वो केस जीते थे और 13 दिन के लिए मात्र वो विधायक बन पाए थे। तो आप जान सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो जो कोर्ट है वो किस स्पीड से काम करती है। अभी तक लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए डेटा की की डिस्क्रिपेंसीज की का क्लैरिफिकेशन नहीं आ पाया है, अब असेंबली इलेक्शन का तो क्या ही आएगा। तो इस तरीके की बातें हैं। इलेक्शन कमीशन जो है तो किसी तरीके से जवाब नहीं देना चाहता है, कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहता है। ये सारे मुद्दे जो हैं उठाए गए हैं, लेकिन इन पर कोई भी कंक्रीट आंसर अभी तक इलेक्शन कमीशन से नहीं आया है। तो ये सारे मुद्दे जो कि काफी दिनों से लोगों के बीच में चर्चा पे बने हुए थे, लेकिन किसी भी तरीके से वो मुद्दे बाहर नहीं आ पा रहे थे और राहुल गांधी ने इसे संसद में उठाया है। और अब देखते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये बात संसद में उठी है, तो उस पे हो पाएगी। एक और मुद्दा उन्होंने उठाया जहां पर उन्होंने इस बात पे बात करी कि जहां पर पहले सीजीआई, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री, ये 3 लोग मिलकर के इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होंगे उनका, इलेक्शन कमिश्नर्स जो होंगे उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है तो पिछले साल 2024 में 23-24 में सरकार जो है तो अध्यादेश लेकर के आई जहां पर उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के चयन को में सीजीआई को हटा करके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में से एक किसी मिनिस्टर्स को, कैबिनेट में से किसी एक मिनिस्टर को ये अधिकार दे दिया कि वहां पर एक प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। तो इस पर भी राहुल गांधी ने कहा कि अगर 2:1 का रेशियो है अपोजिशन और सत्ता पक्ष में, तो उनके जाने ना जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोटिंग के हिसाब से 2:1 से हमेशा सत्ता पक्षी उसमें जीतेगा। और इस पे अभी भी केस भी चल रहा है। आपको बता दें कि 18 फरवरी को राजीव कुमार जो करंट इलेक्शन कमिश्नर है उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है।
तो अब देखते हैं कि कोर्ट इस पे क्या फैसला लेता है, क्या कुछ कह पाता है कि नहीं कह पाता है। दिल्ली इलेक्शन से जुड़े हुए भी मामलों में अरविंद केजरीवाल ने रिपोर्ट किया है कि इलेक्शन के में कई सारे वोट कटे हैं, 6 से 7 लाख वोटों की वो बात कर रहे हैं। तो वो भी मुद्दा उठाया गया है। अब देखते हैं कि दिल्ली का चुनाव में वोटिंग कल होने वाली है और रिजल्ट आने वाले हैं 8 तारीख को। तब देखते हैं कि इसमें जो है तो क्या इस इलेक्शन के बाद फाइंडिंग्स होती हैं और क्या कोई क्वेश्चन इन पे उठता है कि नहीं उठता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी इलेक्शन के जो रिजल्ट्स होंगे उसके लिए भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।